गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और इस टॉपिक का जो सब पॉइंट है इंस्टीट्यूशनल और नॉन इंस्टीट्यूशनल का जो डिफरेंस आता है वो ज़्यादातर आपको एग्जाम में पूछा गया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत इजी और सबसे बड़ी बात, मैंने इसको आपके लिए कंपैरेटिव फॉर्म के अंदर तैयार किया है एक टेबल के अंदर, वो मैं अभी आपको बताऊंगी। ठीक है, अभी फटाफट से हम फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज वापस देख लेते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में आपको ऑलरेडी बताया है कि फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज एक तरीके से मिडिल मैन है दो पार्टीज के बीच का। और वो दो पार्टीज कौन सी है? पहली वो पार्टी जो सेविंग्स कर रही है, जो अपना पैसा डिपॉजिट करवाना चाहती है कहीं और बदले में इंटरेस्ट चाहती है, प्लस वो अपने पैसों की सिक्योरिटी भी चाहती है कि कहीं उनका पैसा डूब ना जाए। ऑब्वियसली कोई प्रिंसिपल अमाउंट ही डूब जाए इंटरेस्ट के चक्कर में, ऐसा काम तो नहीं करेगा। समझ में आया? ठीक है ना। और सेकंड पार्टी वो होती है जिसे लोन चाहिए। अब वो लोन उसे किसी भी चीज के लिए चाहिए हो सकता है वो बिजनेस करता है, बिजनेसमैन है, उसे कैपिटल रिक्वायर्ड है अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, या हो सकता है बहुत लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जिनके एक्सपेंडिचर उनकी अर्निंग्स से ज्यादा हैं और उस एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए उसे रिक्वायरमेंट है पैसे की और उसके लिए उसे लोन चाहिए। तो दो पार्टीज हो गई, एक पार्टी हो गई सेविंग करने वाली, दूसरी पार्टी हो गई लोन लेना चाहती है जो। ठीक है, अब इन दोनों के बीच का जो मिडिल मैन का काम करती है वो कहलाती है फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। मैं आपको पहले वाले वीडियो में भी बोल चुकी हूँ कि बहुत बच्चे बोलते हैं कि मैडम ये दोनों आपस में एक दूसरे को रुपए ले दे क्यों नहीं लेते, क्यों इनको फाइनेंशियल इंटरमीडियरी यानी किसी मिडिल मैन की ज़रूरत है। तो रीज़न है, मैं आपको बता चुकी हूँ, एग्जाम्पल के थ्रू आपकी बुक में बहुत अच्छा समझाया है कि चांदनी और उसके हस्बैंड अपना पैसा डिपॉजिट तो करवाना चाहते हैं या फिर अपना जो पैसा है वो लोन पे पंकज और संजय को दे तो दें, लेकिन उसके अंदर बहुत टाइप की रिस्क है। मैंने आपको बताया था कि किस किस टाइप की रिस्क देखने को मिलती है। पहली रिस्क तो ये कि कहीं उनका पैसा डूब ना जाए, क्योंकि क्या पता संजय और पंकज की क्रेडिटेबिलिटी इतनी है कि नहीं, उनका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है। दूसरा, इमिडिएटली अगर चांदनी को पैसे चाहिए हुए तो क्या वो दे पाएंगे, और इस तरीके की कई सारी प्रॉब्लम्स हमने देखी। इसीलिए रिक्वायरमेंट है किसकी? फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज की। आपके बुक में बहुत अच्छे से बताया है एग्जाम्पल के थ्रू। सबसे पहले दोनों पार्टी समझाई कि डिपॉजिटर्स कौन होते हैं, सेविंग्स जो करते हैं वो लोग कौन होते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट उन्होंने एक स्टेप लिया, एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया कि लोन लेने वाले कौन होते हैं, जिनको लोन की रिक्वायरमेंट होती है वो समझाया। फिर बहुत ही अच्छे से ये समझाया कि ये दोनों आपस में एक दूसरे से डायरेक्ट इंटरलिंक कर ले तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, और फिर आपको ये समझाया कि क्यों फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज की एक्चुअली रिक्वायरमेंट है। अब हम यहाँ पे आ चुके हैं, अब इसको हम थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं। दीज इंस्टीट्यूशंस ऑब्टेन मनी फ्रॉम दोज इंडिविजुअल्स हु स्पेंड लेस देन देयर अर्निंग्स। ये इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं कि जो अपनी अर्निंग से कम खर्चा करते हैं, यानी जो सेविंग करते हैं, उनसे ये क्या ले लेते हैं? पैसा ले लेते हैं, डिपॉजिट करवा देते हैं डिपॉजिटर्स इनके पास। ठीक है, दे प्रोवाइड क्रेडिट टू सच इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशन, और साथ ही में विच रिक्वायर्स मनी फॉर कंजप्शन और प्रोडक्शन, उनको पैसा प्रोवाइड करवाते हैं जिससे पैसे की ज़रूरत है या जिसे कंजप्शन के लिए, प्रोडक्शन के लिए पैसा चाहिए। व्हेन डिपॉजिटर्स डिपॉजिट देयर सेविंग्स, अब जब डिपॉजिटर्स अपने डिपॉजिट यानी अपनी सेविंग्स को यहाँ पे डिपॉजिट करवाते हैं इस इंस्टीट्यूशन में, तो उनको एक तो रीजनेबल इंटरेस्ट मिलता है। सेकेंड, उनका क्या क्या फ़ायदा है ये इसमें बता रखा है। उनकी जो रिस्क होती है लूजिंग देयर मनी, अपने पैसे को खोने की जो डर होता है वो क्या हो जाता है? बहुत ही कम हो जाता है। क्यों? देखिए सुनिए, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज मतलब सोर्सेज हैं क्रेडिट के। सोर्सेज हैं क्रेडिट के मतलब आप कहीं से पैसा उधार ले सकते हैं, है ना। तो जब इनका काम ही वही है तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा क्या है? ट्रस्टवर्दी हैं। ठीक है, जैसे कि बैंक हुआ, अभी आप बैंक पे थोड़ी मतलब डाउट कर सकते हैं कि नहीं पैसा लेके चला गया मेरा कहीं तो। अब प्लीज़ आप ये मत बोलिएगा कि विजय माल्या चला गया, आई नो, बट आप समझिए लेस रिस्की होते हैं। ठीक है, और सिर्फ बैंक ही नहीं, जो मनी लेंडर्स होते हैं मतलब नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो भी लेस रिस्की होते हैं। नॉन फाइनेंशियल क्या होता है, नॉन इंस्टीट्यूशनल क्या होता है वो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। ठीक है, अभी के लिए आप ये समझिए जो उसमें दिया हुआ है। द डिपोजिटर्स ऑल्सो हैव दिस फैसिलिटी दैट वेन एवर दे नीड। थर्ड जो प्रॉब्लम थी चांदनी और उसके हस्बैंड को कि जब कभी भी उन्हें पैसा चाहिए हुआ शॉर्ट नोटिस पे, क्या सामने वाला इंडिविजुअल उससे लौटा पाएगा? तो उधर प्रॉब्लम थी कि नहीं,
जबकि ये जो फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज हैं, ये आप जब चाहें शॉर्ट नोटिस पे आपको आपका पैसा वापस लौटाएंगे। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, आपने बैंक में 1 लाख रुपए जमा करवाया, ठीक है, और बैंक ने आपको 5% इंटरेस्ट देने का बोल दिया कि आप डिपॉजिटर हैं, आपने हमारे यहाँ पैसा जमा कराया, हम आपको 5% से इंटरेस्ट देंगे। समझ में आ गया? अब आपको वो 1 लाख रुपया बैंक वाले ने किसको दिया होगा? जिसे लोन की ज़रूरत है उन्हें दिया होगा, ठीक है। तो आप अकेले कस्टमर तो नहीं है, आप अकेले डिपॉजिटर तो नहीं है, बैंक के पास बहुत सारे डिपॉजिटर्स हैं। ऐसे किसी ने 50,000, किसी ने 30,000 ऐसे जमा करवा रखे होंगे, ठीक है। उसमें से एक अमाउंट किसको दिया होगा? उन्होंने लोन जिनको चाहिए उन्हें दिया होगा, ठीक है, और उनसे चार्ज किया होगा 6%। मतलब बैंक वालों जिनको लोन दे रहा है उनसे 6% चार्ज कर रहा है और 5% अपने डिपॉजिटर्स को दे रहा है। अब जो बीच का 1% बचा है वो बैंक का। समझ में आ रहा है? तो तीनों को प्रॉफिट हो रहा है इससे। प्लस क्योंकि बैंक को डिपॉजिट करवाने वाले भी बहुत लोग हैं, तो उन जो जितनी भी डिपॉजिट्स हैं उसमें से जितना लोन गया उसके सिवा भी तो उनके पास पैसा बचा होगा। तो उसमें से जब कभी भी किसी कस्टमर को शॉर्ट नोटिस पर अगर इमीडिएटली अपनी सेविंग्स वापस चाहिएगी तो वो उनको लौटा देंगे, ठीक है। In this way, the individual or institution who take credit are also benefited by the presence of these financial intermediaries. इस तरीके से हर एक का प्रॉफिट है, वो इंडिविजुअल जिसने जमा कराया उसका भी, उन इंस्टीट्यूशंस को भी, और जिसे क्रेडिट चाहिए वो भी। These financial intermediaries always have availability of money. इन इंटरमीडियरीज के पास हमेशा अवेलेबिलिटी रहती है पैसों की। दे प्रोवाइड क्रेडिट ऑन रीजनेबल इंटरेस्ट रेट्स, और ये रीजनेबल इंटरेस्ट रेट पर ही क्रेडिट प्रोवाइड करवाते हैं। एंड रीजनेबल एक्सेप्टेबल कंडीशंस, और ऐसी कंडीशंस होती है जो कि नॉर्मली एक्सेप्टेबल होती है। बैंक इज़ एन इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल इंटरमीडियरी, और बैंक एक बहुत ही महत्वपूर्ण, इम्पॉर्टेंट या वाइटल फाइनेंशियल इंटरमीडियरी है। अब आ जाइए इंस्टीट्यूशनल एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल पे, ठीक है। मैं आपको बोल चुकी हूँ कि कंपैरेटिव स्टडी करवाऊंगी। अभी मैं आपको बता देती हूँ जो टेबल मैंने बनाई है, और वैसी टेबल में आप बहुत सारे और पॉइंट्स इंक्लूड कर सकते हैं। देयर आर मैनी पीपल इन द इकोनॉमी हुज एक्सपेंसेस आर मोर देन देयर इनकम। ऐसे बहुत लोग हैं दुनिया में जिसके जो एक्सपेंसेस है वो इनकम से ज्यादा है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि लोन की क्या जरूरत है, इस पैराग्राफ में वही सब दिया है, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। लास्ट 1 2 3 4th लाइन पे आ जाइए। देयरफॉर दे डिपोजिट देयर सेविंग्स विद वेरियस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज सच एन इंस्टीट्यूशन विच परफॉर्म द वर्क ऑफ डिपोजिट। देखिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या क्या काम करते हैं? डिपोजिट्स लेते हैं, लोन देते हैं, इन्वेस्टमेंट का काम करते हैं, और इनके एग्जाम्पल्स में बैंक है, कोऑपरेटिव कमिटी है, मनी लेंडर्स हैं, एक्सेट्रा, ठीक है। अब बात करेंगे इंस्टीट्यूशनल और नॉन इंस्टीट्यूशनल की। देखिए मेन हेडिंग है इंस्टीट्यूशनल एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट। इंस्टीट्यूशनल और नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज क्रेडिट के, क्रेडिट मतलब बता चुकी हूँ लोन, ठीक है। आ जाइए क्या है ये दोनों समझते हैं। देखिए दो तरीके के इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इंस्टीट्यूशनल और नॉन इंस्टीट्यूशनल। ये क्या करते हैं? डिपॉजिट्स लेते हैं और लोन प्रोवाइड करते हैं, ये इनका मेन फंक्शन है, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल और नॉन इंस्टीट्यूशनल में क्या फ़र्क है उसकी बात करेंगे। देखिए आपके बुक में अभी यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल ही गिवन है ओनली, ठीक है, और नॉन इंस्टीट्यूशनल ये 1 और 2 पेपर के बाद में आपको यहाँ पर नॉन इंस्टीट्यूशनल का भी दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये नॉन इंस्टीट्यूशनल इसी के साथ कंपैरेटिव स्टडी में पढ़ा रही हूँ, ठीक है। अब पहले मैं आपको लेमन लैंग्वेज में समझाऊंगी और फिर हम इसकी पूरी बात करेंगे, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल का बेस्ट एग्जांपल है बैंक, ठीक है, और नॉन इंस्टीट्यूशनल का बेस्ट एग्जांपल है आपके गांव का कोई भी सेठ यानी मनी लेंडर, ठीक है। अब सुनना, इंस्टीट्यूशनल और नॉन इंस्टीट्यूशनल में क्या है। इंस्टीट्यूशनल वो सोर्सेज ऑफ क्रेडिट जो कि गवर्न बाय आरबीआई है, जो कि रेगुलेटेड और गवर्नड बाय आरबीआई या गवर्नमेंट, मतलब वो किसी के अंडर में है, किसी की रेगुलेशंस में है, वो फॉलो करते हैं किसी की रेगुलेशन। समझ में आ गया? यानी ये जवाबदार हैं, रेगुलेटेड हैं आरबीआई और गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल की, तो ये किसी को जवाबदार नहीं है। क्यों? सुनिए, इंस्टीट्यूशनल जो है वो क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, एंड आर रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट और आरबीआई, या आरबीआई और गवर्नमेंट में से किसी एक, ठीक है, से रजिस्टर्ड होते हैं। और ये रूल्स और रेगुलेशंस, डायरेक्शन इनको सब कौन देती है? गवर्नमेंट,
या आरबीआई देती है, दे इन्फॉर्म अबाउट ऑल देयर एक्टिविटीज टू देयर रेगुलेटिंग इंस्टीट्यूशन। ऑब्वियसली अगर कोई इंस्टीट्यूशन रन होता है या गवर्न होता है किसी की रेगुलाइजेशन के अंदर, ठीक है, या किसी का कंट्रोल होता है किसी इंस्टीट्यूशन के ऊपर, तो क्या होता है, वो जवाबदार होता है अपने किसको, गवर्निंग जो भी अथॉरिटी है उसको, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ नॉन इंस्टीट्यूशनल क्या होता है। नॉन इंस्टीट्यूशनल मतलब आपका कोई भी रिलेटिव, कोई भी मनी लेंडर, कोई भी फ्रेंड्स, ठीक है ना, मतलब कोई भी एक नॉर्मल पर्सन जिसके पास सेविंग्स है बहुत सारी, जिसे आप अपनी लेमन लैंग्वेज में या लोकल डायलेक्ट में सेठ कहते हैं। जैसे नहीं बोलते कि गांव का सेठ है ये तो पैसे दे सकता है, क्योंकि इसके पास हमेशा पैसों की अवेलेबिलिटी है, इसलिए अपन उनको क्या कहते हैं, सेठ कहते हैं। कि अगर हमारे पास गांव में किसी के पास अगर पैसा नहीं है तो जाओ सेठ जी से उधार ले लो, वो दे देंगे, पर वो इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, ठीक है। बैंक भी तो यही करता है, ठीक है। लेकिन फिर इनमें फर्क क्या है, बैंक में और उस सेठ में क्या फर्क है। या फिर मान लीजिए कि आपके कोई रिलेटिव हैं, मान लीजिए आपके कोई अंकल है जो बहुत पैसे वाले हैं, वो आपको कभी भी लोन दे देते हैं, या आपको जब भी रिक्वायरमेंट हुई वो आपको उधार पैसा दे देते हैं, है ना। तो इनमें डिफरेंस क्या हुआ, तो इसी डिफरेंस को जानने के लिए मैंने ये टेबल बनाई है। आप 3 कॉलम्स बना लेना। सबसे पहले फर्स्ट कॉलम बनाना बेसिस का। कौन सा बनाओगे, बेसिस का, ठीक है। मैं यहाँ लिख देती हूँ, फर्स्ट कॉलम है बेसिस का, ठीक है। सेकंड कॉलम बनाना इंस्टीट्यूशनल और थर्ड बनाना नॉन इंस्टीट्यूशनल। आप यहाँ पे लाइंस भी ड्रॉ करना, कॉलम्स बनाना, ठीक है। मैंने बनाया नहीं है, मेरे पास अभी स्केल नहीं था, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट लिया है रेगुलेटेड, मैं बता चुकी हूँ। इंस्टीट्यूशनल आरबीआई और गवर्नमेंट द्वारा रेगुलराइज्ड होते हैं, जबकि नॉन इंस्टीट्यूशनल कोई कहीं से भी रेगुलराइज्ड नहीं होते। ऑब्वियस है ना, क्योंकि आपका कोई भी रिलेटिव जो आपको लोन दे रहा है उसे ज़रूरत नहीं है ना किसी भी रेगुलेशंस की किसी को बताने की, ठीक है। कंट्रोल एंड डायरेक्शन, ऑब्वियसली अगर ये किसके रेगुलराइजेशन में चल रहा है, आरबीआई या गवर्नमेंट के, तो मतलब कंट्रोल और डायरेक्शन भी उन्हीं का ही होगा, है ना। जबकि नॉन इंस्टीट्यूशनल में ऐसा नहीं होता। थर्ड है टाइम बाउंड। टाइम बाउंड, बैंक का एक टाइम होता है खुलने का, बंद होने का, छुट्टी का भी एक दिन होता है, संडे, ठीक है। तो इस तरीके से ये टाइम बाउंड होता है। जबकि नॉन इंस्टीट्यूशनल, अभी आपके कोई भी रिलेटिव, फ्रेंड या कोई भी आपका जो है मनी लेंडर आपकी टाउन का, वो आपको कभी भी पैसा दे देगा। मान लीजिए एकदम इमरजेंसी आ गई, किसी की तबीयत खराब हो गई घर में और एकदम से उन्हें एडमिट करवाना पड़ा और उनके लिए लाखों रुपए का खर्चा चाहिए, तो रातों रात अगर आपको रुपए चाहिए तो आप क्या करेंगे, बैंक ओपन है नहीं रात के अंदर क्योंकि टाइम बाउंड है, बैंक तो बंद हो जाएगा एक टाइम के बाद, है ना। तो आप क्या करेंगे, तो हैंड टू हैंड अगर आपको पैसा चाहिए तो आप क्या करेंगे, नॉन इंस्टीट्यूशंस के पास जाएंगे, उनसे रुपए लेंगे, ठीक है। तो ये टाइम बाउंड आपको समझ में आ गया। ये फ्लेक्सिबल, सुनो, अब मैंने यहाँ लिखा है टाइम बाउंड, तो यहाँ पे लिखा है यस और यहाँ लिखा है नो। अगर आप चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं टाइम, इधर आप लिख सकते हैं कि बाउंड और इधर लिख सकते हैं फ्लेक्सिबल, ठीक है। या फिर फिक्स्ड लिख सकते हैं, है ना, कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं है। आप अपनी इच्छा से भी ये टेबल बना सकते हैं। फिक्स्ड लिख सकते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं फ्लेक्सिबल, ठीक है। अब मान लीजिए एकदम से आपकी कोई बहुत इमरजेंसी आ गई घर के अंदर और आपको रात में रुपए चाहिए, तो आप जाएंगे अगर नॉन इंस्टीट्यूशनल, जैसे मान लीजिए आपका कोई रिलेटिव फ्रेंड है, आप जाके नॉक करेंगे, उसको बोलेंगे कि भाई उठो मेरे को रुपए की ज़रूरत है, ऐसी ऐसी कोई इमरजेंसी है, तो ऑब्वियसली वो आपसे हाई इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं। अगर वो आपके रिलेटिव नहीं है या आपका फ़ायदा उठाना चाहते हैं, ठीक है, तो वो क्या करेगा, हाई इंटरेस्ट चार्ज करेगा, क्योंकि उसे पता है कि आपको बहुत अर्जेंटली रुपए चाहिए, तभी आप इतना लेट आए हैं या इतना उसको बोल रहे हैं रुपए के लिए। हो सकता है कि वो इंटरेस्ट ज़्यादा चार्ज करे, लेकिन उनका टाइम क्या होगा, फ्लेक्सिबल होगा, आप कभी भी उनसे मिल सकते हैं, बोल सकते हैं, ठीक है। फोर्थ आता है सोशल ऑब्लिगेशन। जो इंस्टीट्यूशनल होते हैं ना, बैंक्स वगैरह, ठीक है, ऑब्वियसली क्योंकि वो किसकी रेगुलेशन में चलते हैं, गवर्नमेंट की और आरबीआई की, तो उनका सोशल ऑब्लिगेशन भी होता है। मतलब सोशल ऑब्लिगेशन मतलब वो सिर्फ प्रॉफिट मोटिव से ही नहीं होते हैं, वो क्या है, सारे सेक्शंस को लेके चलते हैं। अभी जैसे बैंक है वो स्कीम्स निकालता रहता है पुअर सेक्शन के लिए भी, उनको भी लोन प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। जबकि जो नॉन इंस्टीट्यूशनल होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मोटिव होते हैं, उनको सिर्फ अपने प्रॉफिट से मतलब है, उनका कोई सोशल ऑब्लिगेशन नहीं होता, ठीक है। उनका कोई सामाजिक दायित्व नहीं है, कुछ और नहीं है, उनको कुछ और नहीं देखना है, उनको सिर्फ प्रॉफिट चाहिए।
यही कारण है कि जो नॉन इंस्टीट्यूशनल होते हैं वो हाई इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है ना, जबकि इंस्टीट्यूशनल लो इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं। मतलब लो मतलब कंपैरेटिवली लो, कंपैरेटिव किसके, नॉन इंस्टीट्यूशनल के, है ना, कंपैरेटिवली लो, इधर कंपैरेटिवली लिख लेना, ठीक है, कंपैरेटिवली लो, ठीक है। पेपर वर्क यहाँ ज़्यादा होता है, सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करवाई जाती है, क्योंकि बैंक के अंदर एक रूल है नो योर कस्टमर, ठीक है, तो उसके चलते आपकी आइडेंटिटी, आपका सारा पेपर वर्क, आपको कौन सा लोन चाहिए, लोन भी ऐसे ही नहीं दे देते, आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देखते हैं पूरी, कि आपका बैकग्राउंड में कितना पैसा है, या जो प्लान लेकर आप चल रहे हैं कि मुझे बिजनेस करना है या इसके लिए मैं लोन ले रहा हूँ, क्या वो बिजनेस इतना केपेबल भी होगा, मार्केट में उसकी इतनी है भी क्या कि वो चलेगा, उससे उसको प्रॉफिट होगा कि वो चुका पाएगा। तो इन सारी चीज़ों के लिए बहुत सारा पेपर वर्क होता है, ठीक है, जबकि नॉन इंस्टीट्यूशनल में पेपर वर्क बहुत ही कम होता है, क्योंकि वहाँ पे इतने सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि पैसे देने वाला कौन है, या तो फ्रेंड है या रिलेटिव है या कोई नोन है, ठीक है, और मान लीजिए कोई अननोन भी है, जैसे मान लो आपके टाउन में ही कोई है मनी लेंडर है, आप उसको पर्सनली नहीं जानते, वो आपको पर्सनली नहीं जानता, लेकिन आप हो तो उसी गांव के ना, तो पता तो चलता है, उसी टाउन के हो तो पता तो चलता है ना, तो उस बेसिस पे वो हो सकता है कि आपसे कुछ रखवा ले अपने पास, लेकिन आपको पैसा दे देगा, इतनी ज़्यादा पेपर फॉर्मेलिटी वहाँ पर नहीं होती, ठीक है। सेवेंथ, और एक रीज़न क्या है इनका पेपर फॉर्मेलिटी का इंस्टीट्यूशनल के पास, क्योंकि इनको आगे अपना क्या देना होता है, सारा इसको काम किसके अकॉर्डिंग करना होता है, जैसा गवर्नमेंट और आरबीआई की डायरेक्शंस होती है वैसा, जबकि नॉन इंस्टीट्यूशनल वालों को कोई भी गाइडेंस देने वाला नहीं है, कि कोई भी ऐसी अथॉरिटी नहीं है कि जिनको ये जवाबदार हैं, वो पर्सनली ये काम कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ कोलेट्रल सिक्योरिटी। पहले इसका मतलब समझो कि कोलेट्रल सिक्योरिटी क्या होता है। कोलेट्रल सिक्योरिटी मतलब होता है कि जब कोई लोन देता है तो उसके बदले में क्या रखवाता है वो, उससे कोई पेपर, कोई कागजात, जैसे उसकी कोई प्रॉपर्टी है, कोई एसेट है, उसके पेपर्स रखवा लेता है, या गोल्ड है, उसकी कोई संपत्ति होनी चाहिए, मतलब सोना चांदी, या कोई उसके घर के पेपर्स, और वो क्यों रखवाते हैं, सिक्योरिटी के तौर पे। कोलेट्रल सिक्योरिटी नाम इसीलिए दिया है, क्यों, कि मान लीजिए किसी कंडीशन में वो लोन चुकाने में समर्थ नहीं रहा, या नहीं चुका पाया टाइम से, ठीक है, या उसने कह दिया कि भाई मतलब मैं नहीं चुका सकता, तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, पैसा हमारा दिया हुआ कहाँ से वापस अपन लाएंगे। इसीलिए कोलेट्रल सिक्योरिटी रखवाई जाती है कि जब वो हमें पैसा वापस चुकाएगा तब हम उसे वो कोलेट्रल सिक्योरिटी वापस दे देंगे, अगर नहीं चुका पाया तो फिर जो भी हमारे पास हमने रखा है उसका, उसे बेच करके जो रुपए आएंगे वो हम ले लेंगे, ठीक है। एथ पॉइंट, टाइम कंजप्शन। टाइम कंजप्शन मतलब टाइम टेकिंग कितना होता है, तो इंस्टीट्यूशनल में टाइम लगता है, जबकि नॉन इंस्टीट्यूशनल में क्विक हो जाता है, सब कुछ फास्ट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि पेपर वर्क इतना ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। और बहुत सारे पॉइंट्स आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ये वो पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको लिखवाए हैं, आपका होमवर्क रहेगा कि इसके अंदर आप और एड ऑन करें, ठीक है। जैसे एक और मुझे भी याद आया तो मैं आपको बता देती हूँ, एग्जाम्पल्स, ठीक है, कि कौन से इंस्टीट्यूशन होते हैं, तो एग्जाम्पल में आप बैंक लिख सकते हैं यहाँ, ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव, मतलब फैमिली रिलेटिव कुछ भी, है ना, मनी लेंडर्स, ठीक है, ये इनके एग्जाम्पल्स हो गए। ऐसे आप और पॉइंट्स बना सकते हैं। तो इंस्टीट्यूशनल और नॉन इंस्टीट्यूशनल मैंने आपको बहुत अच्छे से कंपैरेटिव स्टडी करवा दिया है, आप इसकी थ्योरी पढ़ लेना। मैं आपको अब डायरेक्ट पढ़ाऊंगी कॉमर्शियल बैंक से फाइनेंशियल इंक्लूजन के साथ, ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।